अरे जानबूझकर ये सबके सामने बोल रहा था। अब वो अपने सवालों से अभिमन्यु चंदेल को फंसा चुका था। हालांकि उसने अपने मन से कुछ नहीं कहा। उसने रुद्र के कहे शब्दों को ही रुद्र और अभिमन्यु के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उन्हीं शब्दों को उसने ऐसे घुमा फिराकर इस्तेमाल किया कि वो बात सबको सुनाई दे और सब रुद्र और अभिमन्यु चंदेल को गलत समझे। आर्य के सवालों के बाद अभिमन्यु चंदेल अपनी जगह पर अभी भी शांत खड़ा था और कोर्टरूम में मौजूद सभी उसकी ओर देख रहे थे। वहां पर कुछ बोल कर या करके वो सबके सामने गलत साबित होने का रिस्क नहीं ले सकता था। आर्य की बातों से विनीता रंधावा भी हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शक्ल से शांत और बेवकूफ दिखने वाला ये लड़का इतनी चतुराई से रुद्र की कही बातों को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जब विनीता ने देखा कि उसकी बात सुनकर अभिमन्यु रुद्र को गुस्से से देख रहा था तो वो अपने बेटे का बचाव करते हुए बोली, नहीं नहीं, रुद्र की बातों का ये मतलब नहीं था। जैसे ही रुद्र को लगा ये बोलने का सही मौका था तो उसने भी अपने बचाव में कहा, हाँ मां, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंकल, आखिरकार आप आ गए। मुझे इन सबसे बचाइए, ये सभी पागल लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करते ही रुद्र बेचारा और लाचार बनने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द और उसके एक्सप्रेशंस कहीं से भी मेल नहीं खा रहे थे। उसकी मां में अभी भी पहले जैसी ही अकड़ और घमंड नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि अभिमन्यु उसकी बातों से कन्विंस्ड नहीं लग रहा है तो वो तेजी से भागता हुआ अभिमन्यु के पैरों में जा गिरा। अगले ही पल अभिमन्यु का गुस्सा रुद्र पर फूट पड़ा और वो जोर से चिल्लाकर बोला, दूर हो जाओ मेरी नजरों से नालायक। अभिमन्यु बोला, इसकी बातों को सुनना समय की बर्बादी है। ये कहते हुए अभिमन्यु शांत हो गया और गुस्से से रुद्र की तरफ देखने लगा, जो अभी भी अपना सिर नीचे किए अभिमन्यु के कदमों के पास पड़ा हुआ था। अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है, इसे मुझसे अभी के अभी दूर करो। जिसे सुनते ही स्टाफ के दो लोगों ने रुद्र को अभिमन्यु से दूर कर दिया। रुद्र बोला, अंकल। अब रुद्र लाचार आंखों से अभिमन्यु को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अभिमन्यु ने कहा, मत कहो मुझे अंकल, मुझे आज तुम्हारी इस हरकत का बहुत ही ज्यादा दुख है। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना, क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक सच्चे इंसान हो जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है। लेकिन मैं गलत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में ऐसा शर्मनाक काम कर सकते हो। तुमने अपने इस गंदे खेल में दूसरों को फंसाने की कोशिश की, और तो और पकड़े जाने पर भी तुम अपनी गलती को नहीं मान रहे। अभिमन्यु के मुंह से यह सुनकर रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो उसके साथ था। लेकिन अब उसकी ये उम्मीद भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। इतना सब होने के बाद रुद्र को नहीं लग रहा था कि अभिमन्यु उसका साथ देगा। इधर अभिमन्यु ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभिमन्यु चंदेल एक ऐसी शख्सियत है जिसकी हर कोई इज्जत करता है। पूरे शहर में हर कोई उसकी तरह बनना चाहता है, और वो तुम जैसे दोगले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। रुद्र ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए प्लीज।
आप मुझे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि मैं जो चाहे? अभिमन्यु ने बीच में कहा, अपनी बकवास बंद करो। रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु ने अचानक ही गुस्से से चीखते हुए रुद्र की छाती पर एक जोरदार लात मार दी, जिससे वो दूर जाकर गिरा और खांसी के साथ ही उसके मुंह से खून के छींटे उड़ने लगे। रुद्र की यह हालत देखकर विनीता रंधावा जोर से चिल्लाई, रुद्र! अभिमन्यु ने रुद्र को लात मारने में लगभग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिस वजह से रुद्र के मुंह से खून निकलने लगा और क्योंकि वो जमीन पर गिरा हुआ था तो उसके मुंह से निकला खून फर्श पर फैल गया। उसने खांसते हुए टूटे शब्दों में कहा, अंकल, अंकल। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु उसके साथ इस तरह से व्यवहार करेगा। उसे तो ऐसा लगता था कि भले ही एक बार को उसका परिवार उसका साथ छोड़ सकता था, लेकिन उसके अभिमन्यु अंकल नहीं। विनीता रोते हुए बोली, बेटे, रुद्र मेरे बेटे। रोते रोते वो लगभग बेहोश होने लगी थी। वहीं अभिमन्यु की इस हरकत की वजह से सब सोच में पड़ गए। उसके ऐसा करने से सबके मन में जो अभिमन्यु के लिए नफरत और गुस्सा था वो पल भर में गायब हो गया। रुद्र को लात मारने के बाद अभिमन्यु ने अपने पैर को झटका दिया और गुस्सैल आंखों से आर्य और रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, गवर्नर आहूजा, मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इतना घिनौना काम करने वाला ये लड़का इसी के लायक है। वैसे मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता और मैं जानता हूं कि इसे लात मारकर मैंने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि गवर्नर मेरी इस गलती को माफ कर देंगे। इतना कहते हुए अभिमन्यु अजीब सा मुंह बनाने लगा, जिससे वो और ज्यादा क्रूर लग रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गवर्नर आहूजा ने कहा, मिलिट्री चीफ अभिमन्यु की बातों से यह जाहिर है कि वो भी रुद्र द्वारा किए गए काम के खिलाफ है और उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं रुद्र रंधावा द्वारा आर्य राठौड़ को फंसाने के मामले में फैसला सुनाऊंगा। रुद्र लाचार होकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रुद्र गिड़गिड़ाता हुआ एक बार फिर अभिमन्यु की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। विनीता अभिमन्यु के सामने अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाते हुए बोली, मिस्टर चंदेल, मिस्टर चंदेल, मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूं कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसने जो भी गलत बातें कही है मैं उनके लिए आपसे और बाकी सबसे माफी मांगती हूं। आप इस तरह मेरे बेटे का जीवन बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। कुछ करिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु कुछ कह पाता उससे पहले ही विराट राठौड़ ने कहा, मिलिट्री चीफ मिस्टर चंदेल कभी भी गलत करने वालों का साथ नहीं देते हैं। वो इतने नरम दिल इंसान नहीं है। उनकी नजरों में कानून सभी के लिए एक समान है। क्यों? सही कहा ना मिस्टर चंदेल? विराट राठौड़ की बातों से साफ समझ में आ रहा था कि वो इस पूरी परिस्थिति का फायदा उठा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा अभी भी गंभीर ही बना हुआ था। अभिमन्यु ने कहा, विराट, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अभिमन्यु के ये शब्द और भी उग्र थे और इससे उसके गुस्से का साफ पता चल रहा था, लेकिन उसके इस गुस्से का विराट पर कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों में से था कि नहीं जो अभिमन्यु से डरते थे। विराट की बातों से कुछ लोगों के मन में फिर से अभिमन्यु के लिए शक पैदा होने लगा।
जिसे अभिमन्यु भी भांप चुका था। इसलिए अपने बचाव में सख्त लहजे में उसने कहा, मुझे पता है इस पूरे मामले में भोपाल शहर के लोगों ने मुझे गलत समझा है। उन्हें जितना बताया गया है उन्होंने उतना ही मान लिया है, लेकिन किसी को भी कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अभिमन्यु चंदेल उस तरह का शख्स नहीं हूं जो अपने निजी फायदे के लिए किसी का भी पक्ष ले लेते हैं। अभिमन्यु कोर्ट रूम में मौजूद लोगों की तरफ देखकर अपनी ये बातें कह रहा था, जिससे वो लोगों के मन में अपनी इज्जत वापस बना सके। इसके बाद उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए कहा, किसी की भी बातों के कारण आप लोग मुझसे अपना भरोसा मत तोड़िए। इतना कहने के बाद अभिमन्यु गवर्नर आहूजा की तरफ मुड़ा और सख्त लहजे में बोला, हम सबके प्यारे गवर्नर, आपकी इस अदालत में रुद्र रंधावा जैसे दोषी का फैसला जिस तरह से होना चाहिए आप वैसे ही करिए। मुझे आपके इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने आखिरी शब्द अभिमन्यु ने सबकी तरफ देखकर कहे। इसी दौरान उसकी नजर विराट और आर्य पर भी पड़ी, लेकिन उन दोनों को देखते समय उसकी आंखों में अलग ही गुस्सा था। अभिमन्यु की बातें सुनकर गवर्नर ने कहा, ठीक अभिमन्यु, मैं तुम्हारे इस काम की प्रशंसा करता हूं और इस अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपना फैसला सुनाता हूं। इसके बाद गवर्नर थोड़ी देर सभी गवाहों और सबूतों पर ध्यान देने लगे। दूसरी ओर कोर्ट रूम में गवर्नर का फैसला आने तक सभी की सांसें जैसे रुकी हुई थी। कोर्ट रूम में इतनी शांति थी कि सिर्फ गवर्नर द्वारा पलटे जा रहे पन्नों की ही आवाज हर कोई सुन सकता था। थोड़ी देर बाद गवर्नर का फैसला आ गया, जिसमें रुद्र रंधावा और बाकियों को दोषी ठहराया गया। इसके तहत रुद्र को 20 साल के लिए भोपाल शहर से बाहर रहने की सजा सुनाई गई। इस दौरान उसे शहर में देखते ही जेल में डालने का भी आदेश जारी हुआ। अन्य 4 लोगों को उनके अपराध के अनुसार सजा मिली। वहीं गवर्नर का फैसला सुनते ही रुद्र, जो अपनी सांसें रोके बैठा था, बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी मां विनीता भी रोते रोते बेहोश हो गई। दूसरी ओर रंधावा परिवार का पूरा स्टाफ गहरे सदमे में चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आर्य ने अपने हाथ जोड़ते हुए गवर्नर आहूजा से कहा, आपके फैसले की मैं पूरी तरह से इज्जत करता हूं गवर्नर साहब। आप वास्तव में सबसे निष्पक्ष जज साबित हुए। भोपाल शहर के लोग सच में भाग्यशाली हैं जो आप यहां थे। विराट राठौर ने भी गवर्नर का अभिवादन करते हुए कहा, मेरे परिवार के लिए कानून पर भरोसा बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद गवर्नर साहब। गवर्नर आहूजा के फैसले की पूरे कोर्ट रूम में तारीफ होने लगी। उनके साथ आए सभी नामी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। सभी लोग खुश थे। वो आपस में आर्य की समझदारी और गवर्नर आहूजा के फैसले के बारे में बात करने लगे। तभी किसी ने पीछे से कहा, यह हुआ इंसाफ। तभी दूसरे शख्स ने कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि रंधावा परिवार का ये रुद्र एक नंबर का बदमाश है। तभी तीसरे शख्स ने भी अपनी बात रखी, हाँ मैं तो जानता ही था, अरे बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद सभी लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय रखे जा रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले रुद्र के साथ नजर आ रहे थे। उन्हें इस बात का यकीन था कि रंधावा परिवार ही जीतेगा, लेकिन अब जब बाजी पलट गई तो उनके पास आर्य और उसके परिवार की तारीफ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या भरे कोर्ट में हुई बेइज्जती का बदला अभिमन्यु चंदेल आर्य से लेगा? क्या अभिमन्यु चंदेल से पंगा लेना पड़ जाएगा आर्य और उसके परिवार को महंगा? आखिर अब क्या करेगा रंधावा परिवार? क्या वो लोग रुद्र को बचाने में कामयाब हो पाएंगे?